गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप चतुर्वेदी जारेडा क्लासेस लालसोट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पर बढ़िया प्रतिक्रिया को देखते हुए मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो क्लास रहेगी स्पेशल एएलपी टेक्नीशियन के लिए रहेगी। इस क्लास के बारे में आपको पता है कि हमारी विषाणु की क्लास चल रही है। इस विषाणु के बारे में कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। अब उससे आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले कुछ बातें जो हमने पिछली कक्षा में सीखी उसका दोहरान कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको स्लाइड में दिख ही रहा है, विषाणु चल रहा है। ये ऐसी ऐसी हमने कुछ इसकी संरचना भी देखी थी। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि विषाणु सजीव सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वो क्यों है वो भी हमने पढ़ा था। क्योंकि विषाणु में कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, क्योंकि विषाणु में कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसलिए विषाणु क्या है, निर्जीव। लेकिन इसमें प्रजनन है, ये प्रजनन कर सकता है, ये निरंतर अपनी संख्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए ये क्या है, सजीव। फिर इसके थोड़ा संरचना के बारे में ओवरव्यू दिया था। इसके केंद्र में ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए। इसकी टेल संरचना पुच्छ संरचना है। इसकी ये सारी संरचना किसकी बनी हुई है, प्रोटीन। किसकी बनी है, प्रोटीन। कभी कभी विषाणु की संरचना आप गोल भी देखते हो, जैसे कोरोना वायरस। इसमें ये जो ऊपर घुंडियों की जैसी संरचना है ये सब स्पाइक प्रोटीन है। केंद्र में क्या है, डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ, और ये क्या है, प्रोटीन। कैसे ये बात, विषाणु क्या है, कभी कभी विषाणु मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है और उसकी कोशिकाओं की क्रियाविधि को हाईजैक करता है और उसकी एनर्जी को उपयोग करता है और अपनी संख्याओं को कई गुना बढ़ाता है इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर। और ये प्रक्रिया विषाणु की क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन। ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। ये ठीक वैसी प्रक्रिया हो गई जैसे कि कोई भी आतंकवादी हमारी देश की सीमाओं में प्रवेश करे, हमारी राजधानी पे कंट्रोल करे, राजधानी पर कंट्रोल करने के बाद हमारे देश की मशीनरी का प्रयोग कर हम ही पर शासन करें। चूंकि उनके पास एक संरचना होती है जिसकी वजह से वो हम पे शासन कर पाते हैं। कौन सी संरचना है, ये AK-47। इसकी संरचना में, विषाणु की संरचना में, विषाणु की AK-47 क्या है, ये क्या है इसकी, AK-47। विषाणु में जो मेन बात है वो क्या है, इसका आनुवांशिक पदार्थ। इसके बाद में हमने आगे अपनी चर्चा को बढ़ाई थी विषाणु के प्रकार। विषाणु के प्रकार किसके आधार पर, पहला आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर विषाणु दो प्रकार का था, डीएनए और आरएनए। सामान्यतया ज्यादातर विषाणु कैसे थे, आरएनए वायरस या रेट्रोवायरस। बस दो वायरस ऐसे थे जो डीएनए वायरस थे, जैसे हेपेटाइटिस बी, पॉक्स। पॉक्स मतलब होता है चेचक। आप सामान्य भाषा में से बोलते हैं माता निकलना, वो छोटी माँ। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जो इस्माल है वो बड़ी माता है, जो चिकन है वो छोटी माता है। ध्यान रखना, दोनों प्रकार की माताएं क्या है, डीएनए वायरस के। इसके बाद संक्रमण के आधार पर आपने विषाणु के प्रकार पढ़े थे। ये आरएनए वायरस को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। सामान्यतः आपको रेट्रोवायरस नाम मिलेगा। रेट्रोवायरस के उदाहरण भी आपने देखे, जैसे फ्लू, कोविड-19, सार्स एवियर। अभी थोड़ी देर बाद में आप आगे देखोगे सार्स क्या है। और देखो तो आरएनए वायरस के उदाहरण जैसे पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, निपा, हंता, मिजल्स, एचआईवी, रेबीज, इबोला, रूबेला, मम्प्स। मम्प्स जानते हो, गलसुआ। उसके बाद देखो
संक्रमण, अब विषाणु किन किन को संक्रमित कर सकता है उसके आधार पर भी आपने विषाणु के प्रकार पढ़े। कुछ विषाणु जंतुओं को संक्रमित करते हैं तो जंतु विषाणु, पादपों को संक्रमित करते हैं तो पादप विषाणु, फंजाई को संक्रमित करते हैं तो माइकोफेज, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं तो बैक्टीरियोफेज। देखो एक प्रश्न है यूपीएससी में आया हुआ है, विषाणु संक्रमित कर सकता है जंतु, दूसरा पादप, तीसरा फंजाई। ऑप्शन देखो, फर्स्ट प्लस सेकंड, बी ऑप्शन देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सी ऑप्शन देखो ओनली फर्स्ट, डी ऑप्शन देखो नन ऑफ दीज। सोचो देखे क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर आ रहा है ज्यादातर विद्यार्थियों का। और आपने अभी पढ़ा हुआ कि संक्रमण के आधार किन किन को संक्रमित कर सकता है विषाणु, जंतु को कर सकता है, पादप को कर सकता है, बैक्टीरिया को कर सकता है और फंजाई को कर सकता है। इसके बाद में आपने कुछ विषाणु जनित, अच्छा सुनो, आनुवांशिक पदार्थ, एक मिनट, आप सामान्य लैंग्वेज में काम लेते हो कि भाई डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो आप अब से ये ध्यान रखिएगा कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। बस रेट्रोवायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो आगे से ध्यान रखो, चूंकि आरएनए स्थायी नहीं है इसलिए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। हमने थोड़ा ये भी पढ़ा था कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से, तो हमने इनको एक ट्रिक में बांधने का प्रयास किया था। देखिए ये ट्रिक तो आप जितने स्टार लगाओ ना उतना ही कम। क्यों? ये एक ट्रिक से आपके विषाणु से संबंधित 70 से 80% समस्या समाधान हो जाएगी। वो कैसे? परीक्षा में ज्यादातर विषाणु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका मैंने अभी संग्रह भी किया, आगे आपको स्लाइड्स में मिलेगा, आप देख पाओगे कि किस प्रकार के प्रश्न विषाणु से संबंधित पूछे जाते हैं। आप इन 3 लाइनों से विषाणु से संबंधित ज्यादातर प्रश्नों का समाधान कर पाओगे। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। तो आपको अगर ये पता है कि विषाणु से संबंधित रोग ये है, फिर आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो विषाणु से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ना है। देखो रूबी हमने लिखवाया था, रूबी कौन? रूबी अपनी सास और मम्मी के साथ पीली साड़ी पहनकर अपने चाचा को पोलियो की दवा या टीका पिलाती है। दूसरी लाइन क्या थी? जापान में लोग मसल्स बनाने के लिए पक्षी का मांस, मांस को अंग्रेजी में चिकन, अरे मुर्गे का मांस चिकन बोलते हैं ना, चिकन खाते हैं। एड्स हेपेटाइटिस रब से डरते। तो देखो रूबी, रूबी का मतलब हमने पढ़ा था रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। दूसरा सास, सास का मतलब हमने पढ़ा था सास। मम्मी का मतलब पढ़ा था मम्प्स, मम्प्स का दूसरा नाम होता है गलसुआ। कौन सा? गलसुआ। पीली, पीली का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको इसका मतलब पीलिया बता दिया था, तो वो थोड़ा गलती से हो गया था। पीलिया नहीं, पीत ज्वर या पीला बुखार। कौन सा बुखार? पीला बुखार या
पीत ज्वर, पीत ज्वर। आगे देखो, जापान, जापान का मतलब जापान एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। ये देखो चाचा, चेचक। ये देखो पोलियो, पोलियो आप जानते ही। मम, मसल्स, मसल्स का मतलब मीजल्स। कौन सा? मीजल्स। पक्षी, पक्षी उड़ सकते हैं तो इसे संबंधित ऐसे समझ सकते हो कि फ्लू, फ्लू, फ्लू से संबंधित रोग। एक ट्रिक है, एस बी आई। एस मतलब स्वाइन फ्लू, बी मतलब बर्ड फ्लू, आई मतलब आई फ्लू, और एक और है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। आगे चिकन, चिकन से दो रोग निकलते हैं, चिकन गुनिया, चिकन गुनिया, और एक चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। आगे देखो, एड्स, हिपेटाइटिस, रब, रब मतलब रेबीज। अब कई बच्चे सोचेंगे कि रेबीज तो कुत्ते काटने से होता है। कुत्ता रेबीज का वाहक है। वाहक और रोगजनक दोनों में फर्क होता है। तो कुत्ता रेबीज का वाहक है, पैदा करने वाला नहीं है। पैदा कौन करता है? विषाणु। डरते हैं, डरते से मतलब डेंगू। तो इनका नाम की एक लिस्ट भी है अपने पास। पहला था रूबेला। कौन सा वायरस? रूबेला। दूसरा सार्स, सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला मम्प्स, मम्प्स मतलब गलसुआ। फिर पीली साड़ी, पीला बुखार। फिर चाचा को चेचक, दोनों चेचक, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। अगला पोलियो की दवा पिलाती है। फिर आगे जापान में लोग, जापान एनसिफेलाइटिस, सिफेलाइटिस से ध्यान रखिएगा, एक एनसिफेलाइटिस रोग और होता है जिसे बोलते हैं मस्तिष्क शोथ बीमारी, मस्तिष्क शोथ बीमारी। अब दोनों में फर्क क्या है? ये फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, ये हर्पीज वायरस की वजह से। आगे देखो, मीजल्स खसरा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू, एनसेफेलाइटिस, रोए। देखिए रोहे रोग का ध्यान रखिएगा, ये नेत्र से संबंधित रोग है। किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। आगे देखो, देखो कुछ प्रश्नों का संग्रह किया, अधिकतर प्रश्नों का जवाब आपको इस ट्रिक से ही मिल जाएगा। आपके एएलपी की जो परीक्षा है, उस एएलपी में मेरा जहां तक मानना है, जितनी गहराई से प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का जवाब तो इन 3 लाइनों में ही है। ज्यादा गहराई से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना पूछा जा सकता है कि कौन सी विषाणु जनित बीमारी का विषाणु कौन है, विषाणु का नाम पूछ सकता है, रोगजनक पूछ सकता है। उससे ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि उसका रोग वाहक कौन है। पर जहां तक एएलपी का लेवल है, उसमें तो आपकी 3 लाइनों से ही आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि विषाणु से जनित रोग कौन सा है। आगे देखो प्रश्न, देखो पोलियो निम्न में से किस जीव के कारण होता है? देखिए सोचो, देखे आप बताओ किसके कारण। तो एसएससी सीपीओ 2023 2020 मॉर्निंग में आएगा। बताओ देखे किसकी वजह से, किसकी वजह से? विषाणु की वजह से। देखो अगला प्रश्न, देखो कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? कोई वायरस की वजह से। किस, ये भी देखो एसएससी सीएचएसएल। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप डीपली नहीं पढ़ाते। अरे अब इससे ज्यादा डीपली क्या ही पढ़ाओ। क्या होता है, अब देखो एएलपी के बच्चे, एएलपी के बच्चे ज्यादातर वो बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, अब उनको विचारों को, विज्ञान की गहराई के बारे में पता नहीं। प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर डीपली प्रश्न पूछ लिया।
अरे प्रश्न घुमा दिया और आप उसके साथ घूम गए, तो इसमें विज्ञान की समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। आपको घूमना नहीं है, आपको आपके कंसेप्ट एकदम फिक्स रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये विषाणु से संबंधित रोग ही है। अगर आपको इतना पता है तो आप परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर प्रश्न को कितना ही घुमा ले, आपको आपके उत्तर पर बने रहना। आप जैसे आप कला संकाय के हो, आर्ट्स के बच्चे हो, और आपको पता है कि आर्ट्स में कितनी गहराई तक प्रश्न होते हैं, कितनी गहराई आर्ट्स की, उसी प्रकार हमें विज्ञान के हमको पता है विज्ञान की गहराई कितनी है। पर ज्यादा गहराई से पढ़ोगे तो विज्ञान की गहराई बहुत ही ज्यादा है, और उस गहराई में जाओगे तो गहराई में जाते ही जाओ, जाते ही जाओ। आपको गहराई नहीं जाना चाहिए। परीक्षा में अगर आपको एएलपी की परीक्षा में अगर आपको सफल होना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे तो गहराई का तो अंत ही नहीं है, खुद जाओ। इसलिए सामान्य प्रश्न, कई बार परीक्षा में सामान्य सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य सामान्य प्रश्नों पर भी आप गलत करके आ जाते, गलत टिक करके आ जाते। सर प्रश्न डीपली था, अरे डीपली प्रश्न नहीं था, आप ज्यादा डीपली ले गए। प्रश्न आया सीधा सा, अब ये देखो प्रश्न आया सीधा सा, इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न तो सीधा सा ही है, आपको पता भी है इसका उत्तर वायरस है। कैसी परीक्षा देखी, परीक्षा में बैठे थे एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल नाम सुनते, अरे इतना सीधा प्रश्न सीएचएसएल में पूछेगा क्या, इतना सीधा प्रश्न सीएचएसएल में पूछेगा क्या। तो आधे से बच्चे तो परीक्षा का नाम देख के ही सोच लेते हैं कि प्रश्न बहुत गहरा पूछेगा। ऐसी मैंने कक्षा में, ऑफलाइन कक्षाओं में जब मैं पढ़ाने गया, तो मैंने ऐसे प्रश्न बच्चों से ये ऐसी समस्याएं सुनी। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि गहराई में घुसने का प्रयास न करें, आपको केवल स्मार्ट स्टडी ही सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प है। ऐसे आप विज्ञान की गहराई में घुसने लग गए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे की बातें अपनी चलती रहेगी। देखो अगला प्रश्न, देखो क्या था अगला प्रश्न। देखो ये प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत की सूजन से संबंधित है। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है कि कौन सी बीमारी विषाणुओं से संबंधित। ये आगे की लाइन तो आपके काम की नहीं है, यकृत में सूजन वूजन, वैसे आगे पढ़ेंगे ये यकृत में सूजन वूजन तो। पर आपको तो केवल कितना पता करना चाहिए, विषाणु से संबंधित। तो देखो देखो तपेदिक टीबी है क्या, निमोनिया लिखा है कहीं मेंट्रिक में, मधु में कहीं लिखवाया है क्या, ये लिखवाया। बताओ कितने सीधे प्रश्न, और परीक्षा का स्तर और देखो, एसएससी सीएच, इस एसएससी सीएच से ज्यादा गहरा, एसएससी से ज्यादा गहरा प्रश्न पूछेगा क्या नहीं। आपको प्रश्न गहरा इसलिए लगता है क्योंकि आप विज्ञान बैकग्राउंड के नहीं। तो आप भरोसा रखिए अपने शिक्षक, किसी भी शिक्षक से पढ़े आप भरोसा रखे, शिक्षक आपको कैसा पढ़ा उस पर भरोसा रखे, उसको पता है कि बच्चों को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है, आगे देखो। देखो एड्स फैलने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है। अब एड्स, एड्स नाम सुनते ही आधे से बच्चे तो इसमें ही गायब, अरे भाई एड्स तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। अरे वो तो फैलने का माध्यम है, इसको पैदा करने वाला कौन है, इसका रोगजनक कौन है, ये पूछना चाह रहा है। जिम्मेदार कौन है, लिखवाया था एड्स हेपेटाइटिस, रब से डरते हैं, कौन है, वायरस है। आगे निम्न में से कौन सा प्रकार इबोला रोग का कारण है, लिखवाया था अभी रेट्रो वायरस के प्रकार में इबोला वायरस लिखवाया था, कौन सा, इबोला। आगे देखो, अब कई प्रश्न परीक्षा में ऐसे आते हैं भाई,
बच्चे डिप्रेशन में तो होते ही है, परीक्षा का दबाव तो होता ही है उनपे। परीक्षा का दबाव है तो परीक्षा के दबाव के कारण वो कॉमन सेंस के प्रश्न भी गलत कर आते हैं। कॉमन सेंस, अब देखिए पीछे जो प्रश्न है, देखिए इसे कॉमन सेंस का प्रश्न आप लगाओ, देखिए कॉमन सेंस लगाओ, देखिए प्रश्न होता ही नहीं। पर क्या बच्चे इस दबाव में रहते हैं कि इतनी भयंकर भयंकर परीक्षा है, गहराई से प्रश्न पूछेगा, इतना सीधा प्रश्न थोड़ी पूछ सकता है। अरे परीक्षा में प्रश्न तो सीधे ही पूछे जाते हैं भाई, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर पढ़ाई नहीं है तो वही प्रश्न है। हाँ भाई एक बात और है कि भाई परीक्षा में पेपर दो ही बच्चों को कठिन होता है। एक तो बच्चा वो जिसने खूब पढ़ा है, सब कुछ याद है, वो उस विषय के बारे में अच्छे से जानता है, एक तो उसको प्रश्न तब तक सीधा लगेगा। दूसरा वो जिसने कुछ ही नहीं पढ़ा, उसके लिए तो सब सीधा है, उसको तो गोले टिक 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 करना है, उसके लिए तो सब सीधा है। देखो देखो ये प्रश्न देखो, इविल इन्फ्लुएंस ऑफ डी स्टार्स, किस बीमारी का नाम ये है? अरे इसमें कोई कॉमन सेंस की बात थी, ये बात थी कि इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस और का कहीं और बीमारी के बारे में पढ़ोगे तो उनमें तो कहीं ऐसा कोई इसका वायरस कारक मिलेगा ही नहीं। ये इसका होता है, नाम से दिख रहा है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लू। आगे देखो एसएससी एमटीएस में ऑप्शन, निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? देखो देखे, टिटनेस होता है क्या? नहीं होता है, लिखा है कहीं मैंने? कुष्ठ रोग होता है क्या? लेप्रोसी होता है क्या? नहीं नहीं होता है, नहीं। मलेरिया होता है क्या? अरे नहीं होता है। कौन सा? रूबेला। देखो आगे, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? एसएससी एमटीएस 2019 इवनिंग शिफ्ट। देखो 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 देखो, अभी थोड़ा सा विषाणु, ये थोड़ा प्रश्न, एक खसरा मैंने तुमको नाम नहीं बताया, किसका नाम है खसरा? थोड़ा इसके बाद में ले लेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, विषाणु और विषाणु के बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ ले, फिर देखते। देखो देखो अब थोड़ा सा गहराई से प्रश्न पूछेगा ना तो आपसे इसमें से पूछेगा, क्या पूछेगा? ज्यादातर तो पूछा जाता है जैसे बीमारी है, बीमारी का नाम दे देगा, और बीमारी से संबंधित या तो अंग पूछ लेगा, जैसे थोड़ी देर पहले पूछी थी यकृत में सूजन, उससे संबंधित अंग पूछ लेगा। दूसरी बात कोई उसमें मेन पॉइंट है वो पूछ लेगा, या फिर उसका रोग जनक पूछ लेगा। मेन पॉइंट में या तो उसका कोई रोग वाहक पूछ लेगा, या कोई उसका विशेष लक्षण है, या उसका कोई टेस्ट है, उसे संबंधित कौन सी जांच होती है, ये सब पूछ लेगा। तो देखो पहला वाला देखो चिकन पॉक्स, ये वही माता जी, छोटी माता और बड़ी माता। अब इसमें प्रभावित आप भी जानते हो कौन सा शरीर का अंग होता है? संपूर्ण शरीर। माता जी निकल आती है ना, कॉमन सेंस है इतना तो आप भी जानते हो, गांव से संबंधित संपूर्ण शरीर। स्किन पर रेड स्पॉट आ जाता है, सबने देखी हुई है, माता जी निकलती लाल लाल से धब्बे आ जाते हैं। इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। इंपॉर्टेंट, कौन सा वायरस है? वेरिसेला। ज्यादा ही गहराई से पूछेगा ना, ये पूछेगा। दूसरा देखो बड़ी माँ, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके वायरस का नाम है वेरिओला, ध्यान रखना। इसका है वेरिसेला, इसका है वेरिओला। वही इसमें भी त्वचा पर लाल धब्बे आ जाते हैं। अब ये विलुप्त हो चुकी है, पुरानी बीमारी माता जी निकला, अब ये विलुप्त हो चुकी है। और विश्व में जो पहला टीका खोजा गया था वो इसी माता जी का खोजा गया था। कौन सी पॉक्स का? स्मॉल पॉक्स, चेचक का टीका ही तो खोजा गया था, और वो खोजने वाला था एडवर्ड जेनर। इसलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। प्रथम वैक्सीन इसी की बनी थी, एडवर्ड जेनर ने खोजी थी, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। अगला देख, फ्लू। कौन सा? फ्लू। फ्लू मतलब कोई ऐसी बात होगी कि वायु वायु से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई रेस्पिरेशन। इस वायरस के, इस बीमारी के दो वायरस है, एक तो इन्फ्लुएंजा वायरस, दो प्रकार के, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी।
एक तरीके का ऑर्थोमिक्सो वायरस है, तुम्हारे लेवल की बात, इतना गहरा ही नहीं जाना। अब इन्फ्लुएंजा वायरस ए और इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन दोनों से होने वाली बीमारियों को फ्लू कहते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंजा बीमारी को क्या बोल दिया, फ्लू, क्योंकि इसके कारक कौन है, इसके रोगजनक कौन है, इन्फ्लुएंजा ए और बी, और इनसे होने वाली बीमारी फ्लू। अगले अभी थोड़े दिन पहले के कोरोना जब चल रहा था, हमें बीमारी फैल रही थी, उस टाइम पर ये सांबर झील वाला जो क्षेत्र है, सांबर झील, जयपुर से आगे नागौर वागौर के बेल्ट के टच में जो सांबर झील है, वहां पर पक्षियों की मौत हो रही थी। सांबर झील के आसपास साइबेरियन सारस, जो विदेशी पक्षी आ रहे थे, उनकी मौत हो रही थी। उसमें एक बीमारी का नाम सामने आ रहा था, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन बोटुलिज्म। ये एक तरीके के बर्ड फ्लू है, एक तरीके के क्या है, बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू के वायरस का एक नाम दिया हुआ है H5N1, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपसे पूछ लेगा ये कि H5N1 वायरस किस बीमारी का कारक है, किस बीमारी का कारक है, किस बीमारी का कारक है, बर्ड फ्लू। किसका कारक है, बर्ड फ्लू। एक ये भी पूछ सकता है, जो स्वाइन फ्लू सुअर से फैल रही थी, उसका कारक कौन है, H1N1 वायरस। देखो फर्क है, एक H5N1 है और एक H1N1 है। ये तो स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार है, ये बर्ड फ्लू। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपोर्टेंट है। और ये स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर होता है भाई, सुअर की वजह से हो रहा है। अगला भी, जैसे पोलियो, पोलियो आप ध्यान रखिएगा, एक वायरल डिजीज है, वायरस से जनित बीमारी है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब चूंकि मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा इतना तो पता ही होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन सम्मिलित है। देखो सोचो, देखे कौन कौन सम्मिलित। भाई तंत्रिका तंत्र के आपने तीन प्रकार पढ़े होंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपने पढ़ा होगा दो चीजें, कौन कौन शामिल होता है, एक तो हमारा ब्रेन, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, जिसको आप बोलते हो स्पाइनल कोड, स्पाइनल, ये दोनों केंद्रीय तंत्र का तंत्र में शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका अंग। इसके वायरस का नाम क्या है, पोलियो वायरस तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसके वायरस का नाम है, पर इसका दूसरा नाम है एंटेरो वायरस। ये ध्यान रखिए, ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि पोलियो किसकी वजह से होता है। सब जानते हैं पोलियो बीमारी, पोलियो बीमारी, बच्चों में पोलियो का टीका लगाया जाता है, पर ये तो किसी को पता ही नहीं किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और इसका जो वायरस का नाम है वो कौन है, एंटेरो वायरस। अब ये थोड़ा आपके जीके का, वैसे जीके का प्रश्न है कि भाई 1995 में भारत में पोलियो अभियान चलाया गया था, और एक बार सीएचओ में भी पूछा है, अभी अभी परीक्षा लगी है तो कैंसिल हुई है सीएचओ की परीक्षा, उसमें मैं भी जयपुर रहता था जब वो देखा था मैंने भी पेपर। अब भाई मेडिकल लाइन से संबंधित बच्चे भी इस कक्षा को देख सकते हैं, मेडिकल लाइन वाले बच्चों के भी ये वायरस जनित बीमारी। अब देखो, ये जीके का प्रश्न आया उनके सीएचओ की परीक्षा, तो उसमें जीके का प्रश्न आ गया कि पोलियो मुक्त भारत कब हुआ, कब हुआ था, देख दे, 27 मार्च 2014। 27 मार्च तो बहुत डीपली पूछना होगा ना, जब पूछेगा तुमसे यही पूछेगा, क्या क्या 2014 भारत पोलियो मुक्त कब हुआ। आप भी ध्यान रखिएगा, 2014 में दो वैज्ञानिक थे, साल्क और सेविक, जोनस साल्क
और अल्बर्ट सेबिन, दोनों ने मिलकर इस पोलियो की वैक्सीन खोजी थी, इसलिए इसके वैक्सीन का नाम है साल्क व सेबिन वैक्सीन। क्या नाम है? साल्क व सेबिन वैक्सीन। जोनस साल्क ने जो वैक्सीन खोजी थी वो हमको इंजेक्शन की वजह से नसों में लगाने से शरीर में पहुंचानी थी, इसलिए इसने जो वैक्सीन खोजी थी वो थी इंजेक्टेबल वैक्सीन। और जो अल्बर्ट सेबिन ने खोजी थी, अब आते हैं ना भाई गवर्नमेंट टीचर पोलियो की दवा पिलाने, 2 बूंद जिंदगी की, वो कौन सी वैक्सीन है? यही ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह में डालकर मुख गुआ में होकर जो वैक्सीन ली जा रही है वो ओरल पोलियो वैक्सीन किसने खोजी थी? अल्बर्ट सेबिन। अब ध्यान रहेगा पोलियो के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सामान्य बातें तो आप सब जानते हैं पोलियो, पर आपको जो बात पता है ना वो कुछ कुछ गलत बातें पता है, उस बात को आप अपडेट करो। मैं समझता हूं कि आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो और एलपी की तैयारी कर रहे हो, पर हो आर्ट्स बैकग्राउंड के, तो फिर आपको विज्ञान का थोड़ा गहराई से पता होना, इतना तो पता होना चाहिए। सामान्य जानकारी से पता नहीं चलेगा। आप पोलियो को अब तक बस 2 बूंद जिंदगी की समझ रहे थे, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किससे जनित रोग है? वायरस से जनित रोग है। दूसरा एंटीरियो वायरस से संबंधित रोग, इसका जनक कौन है? एंटीरियो वायरस। फिर भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 पूछा हुआ क्वेश्चन। ये जोनस साल्क ने इंजेक्टेबल वैक्सीन, जो वर्तमान में अपन ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं, किसने खोजी? अल्बर्ट सिंह। जीके का क्वेश्चन। आगे देखो डेंगू। डेंगू को अब तक आप यही समझते थे मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, अरे मच्छर के काटने से नहीं होता है, वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। तो डेंगू में होता क्या है? जो हमारे शरीर की प्लेटलेट्स है, रुधिर कणिकाएं हैं, वो क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स एक रुधिर कणिकाओं का प्रकार है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके वायरस का नाम, वैसे तो नॉर्मल इसके वायरस का नाम है डेंगू वायरस, पर आपको ध्यान क्या रखना है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। अरबो वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है? डेंगू। मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से फैलता है। इसको फैलाने वाला जो रोग हुआ है वो कौन है? एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी। इसकी वजह से जोड़ में, हड्डियों में दर्द होता है और आपको जकड़न महसूस होती है, इसलिए इस बीमारी का एक नाम और है हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा बुखार? हड्डी तोड़। ध्यान रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार किसे, एक बार पूछा होगा। आगे देखिए रेबीज वायरस। अब इसके बारे में भी आपकी गलत जानकारी। क्या गलत जानकारी? भाई आप आर्ट्स बैकग्राउंड क्यों समझता हूँ, तो रेबीज वायरस कुत्ते काटने से होता है, यही समझते थे ना, कुत्ते के काटने से होता है। अरे कुत्ते के काटने से फैलता है, इसका रोग वाहक है कुत्ता। होता किसकी वजह से? इसके वायरस का नाम है रेबिस वायरस। और दूसरा नाम जो आपको ध्यान रखना है, रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस? रेब्डो वायरस। इसमें कौन प्रभावित होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वही बात, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल है? एक तो ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु, स्पाइनल कोर्ड। आगे, और इसका जो टीका खोजा किसने खोजा? लुईस पास्चर ने। किसने खोजा? लुईस पास्चर ने। अभी एक शब्द लिख दिया मैंने, हाइड्रोफोबिया। फोबिया एक विज्ञान का शब्द है, लैटिन शब्द है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। तो हाइड्रो मतलब जल, तो जल से डर लगता है इस बीमारी। क्या लगता है? डर लगता है, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। आगे देखिए मीजल्स। मीजल्स का ही दूसरा नाम क्या है? खसरा। तो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, वायरस जनित रोग है, और उसमें एक ऑप्शन था खसरा, तो यही है मीजल्स। मीजल्स को ही क्या बोलते हैं? खसरा। इसके वायरस का नाम है पैरामिक्स वायरस। देखो 3 बीमारियां हैं, एम एम इन तीनों बीमारियों का वायरस सेम है। देखो पैरामिक्सो, पैरामिक्सो, पैरामिक्सो। पैरामिक्सो वायरस की वजह से मीजल्स रोग, पैरामिक्सो वायरस की वजह से मम्स रोग, जिसे क्या बोलते हैं? गलफा। तीसरा पैरामिक्सो वायरस की वजह से रूबेला। इसमें
इसे रूबेला रोग भी कहते हैं, रूबेला, रूबेओला, रूबेला नहीं, रूबेओला, रूबेला अलग बीमारी है। और इन तीनों बीमारी के लिए एक वैक्सीन लगती है, एमएमआर वैक्सीन। एम का मतलब वही मीजल्स, दूसरे एम का मतलब मम्प्स, और आर का मतलब रूबेला। ठीक है, इसमें ये जो मम्प्स वायरस है, गल्फ वायरस, इसमें जो हमारे मुंह में लार बनाती है, मुख गुहा में एक ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, वो प्रभावित होती है, जिससे हमारे मुंह में लार बनना बंद हो जाती है और गला सूख जाता है। आगे जनरल मीजल्स भी कहते हैं, रूबेला वायरस को बोलते हैं जर्मल, जर्मनी में कहा जाता है इसको जर्मन मीजल्स। सामान्य सर्दी, इसके लिए बस ये ध्यान रखना है तुमको किसकी वजह से होता है, राइनो। बहुत डीपली प्रश्न पूछेगा, जब भी पूछेगा आपसे कि जो सामान्य सर्दी जुकाम किस वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। अगला देखो चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के वायरस का नाम है एल्फा वायरस। कौन सा वायरस, एल्फा। और इसके रोग वाहक जो इसको फैलाता है उसका नाम है एडीज इजिप्टी वायरस। कौन सा वायरस, एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर। इसमें मरीज झुककर चलता है और जोरदार कोई काम नहीं। आगे येलो फीवर लिखवाया था मैंने, पीली साड़ी पहनकर, पीत ज्वर, पीला बुखार, कौन से वायरस की वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से। कौन से वायरस की वजह से, फ्लेवी। और इसका वाहक भी कौन है, एडीज एजिप्टी मच्छर। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो चिकनगुनिया और एक पीत ज्वर, दोनों का वाहक कौन है, एडीज एजिप्टी मच्छर। आगे देखो जापान एनसेफेलाइटिस रोग, इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है, ब्रेन, मस्तिष्क। और इसके वायरस का नाम क्या है, फ्लेवी वायरस, यही मेन बात है इसमें। और रोग वाहक कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। आगे ये हिपेटाइटिस, देखो विज्ञान में हिपेट का मतलब होता है यकृत, क्या होता है, तो हिपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। यकृत मतलब लीवर। ये कई प्रकार, 5 प्रकार होता है, ए बी सी डी ई। इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि जो ए और ई है संक्रमित पानी से फैलता है, और जो बी सी डी है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। किसकी वजह से, अब इसमें से ये बात मैंने आपको लिखवा दी कि केवल बी में डीएनए वायरस, कौन सा बी, हेपेटाइटिस बी, ये डीएनए वायरस है, बाकी सब आरएनए वायरस। आरएनए मतलब रेट्रोवायरस। इसमें देखो हेपेटाइटिस बी बच्चे में मां के दूध से फैल जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में टीके लगवाए जाते हैं। हेपेटाइट आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस के टीके लगवाए जाते हैं। क्यों लगवाए जाते हैं, क्योंकि मां से बच्चे में फैल सकता है, किसके जरिए, दूध के जरिए। इसमें लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, 5 प्रकार का होता है। ये सब बातें आपको ए बी सी डी। एड्स, एड्स आप जानते हो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। स्किन स्लिम रोग, इसका एक नाम और है स्लिम रोग, वजन कम होने लगता है इस रोग। और इसके वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। रेट्रोवायरस का प्रकार है रेट्रो वायरस। HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है। ये आप आगे पढ़ोगे सेंट्रल डोगमा ऑफ द बायोलॉजी, उसमें आप पढ़ोगे कि रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो आपको जो इसमें मेन बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये बात, ये जो एलिसा टेस्ट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट कौन सी बीमारी में होता है, कौन सी बीमारी में होता है, एड्स में। किस में होता है, एड्स। 2 टेस्ट और ध्यान रखिएगा, पीसीआर टेस्ट, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि पीसीआर टेस्ट किस में होता है, P24 टेस्ट किस में होता है, किस में होता है, एड्स में। दूसरा ध्यान रखिएगा वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, ये भी किस में होता है, एड्स में। आगे देखो एक और है एनसेफेलाइटिस रोग। एनसेफेलाइटिस को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क सोत रोग। इसके वायरस का ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन
प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। अब ये नॉर्मल दैनिक जीवन में आपने खूब सुने होंगे, एचपीवी वायरस, जननांगों का कैंसर बोलते हैं इसे, अर्बुद, कैंसर, ट्यूमर, जननांगों में कैंसर हो जाता है, एचपीवी कैंसर। और इसके वायरस ह्यूमन पेडेलियम वायरस। दूसरा निपा वायरस, खूब सुना है आपने, अभी वर्तमान में चर्चा में है। जीका वायरस थोड़े दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में चर्चा में था, इसके वाहक का नाम फीमेल एडीज वायरस, जीका वायरस। तो देखो इबोला वायरस खूब चर्चा में रहा, हंता वायरस ये भी खूब दैनिक जीवन में चर्चा में रहा। सार्स, सार्स की फुल फॉर्म ध्यान रखना आप, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कई बार पूछा हुआ है। जैसे कोरोना वायरस एक सार्स वायरस है, कौन सा वायरस है? सार्स। MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी शब्द आप जहां भी मिले उसका मतलब होता है श्वसन। क्या? श्वसन। तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। अगला देखो कोविड-19, कोविड-19 भी एक सार्स कोव सेकेंड वायरस है। कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी है। अब एक बात ध्यान रखिए, जो ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है, दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का आपको ध्यान रखना है कि निमोनिया जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी जनित बीमारी? जीवाणु जनित। जबकि कोरोना 19 दोनों फेफड़ों में निमोनिया है, और ये कैसा वायरस है? विषाणु जनित बीमारी। विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, एक प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दिया, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। और आज की क्लास को यही विराम दें, और इसी प्रकार हमारी मुलाकात यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारेडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको एक कक्षा पसंद आएगी, पसंद तो खैर आएगी। आपके जो प्रतिक्रियाएं देखी मैंने वीडियो पर, मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और वही, आप भी जानते हो ये जो यूट्यूब एल्गोरिथम है लाइक शेयर पर चलती है, तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लाइक और शेयर करते रहेंगे और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।